गोविंद नगर एमपीएस अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय मलाड पश्चिम से मैं संदीप शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जो हमने पिछले कक्षा में पाठ में जो देखा था, हमने शुरुआत की थी काल की, परंतु उस दिन हम पूर्ण नहीं कर पाए थे। काल के हमने वर्तमान के जो भेद हैं, वर्तमान काल के जो भेद हैं वो हमने पूर्ण कर लिए थे। भूतकाल के कुछ बिंदुओं पे हमने उस दिन चर्चा की थी, परंतु बचे हुए जो काल के भेद हैं, भूत के और भविष्य के, वो हम आज देखेंगे। उसके पहले जो हमने उस दिन पढ़ा था, समझा था, जिन बिंदुओं पे हमने चर्चा की थी, उसे हमें कुछ देर में जल्दी से एक बार देख लेते हैं और फिर आगे के जो भूतकाल के और भविष्य के जो बिंदु हैं उस पर हम विस्तार में चर्चा करेंगे। सबसे पहले काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। काल किसी एक्शन, क्रिया के होने का समय का ज्ञान होता है, ओके, उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उस कार्य व्यापार का समय हो। साथ ही साथ हमें समय तो पता चले और वो पूर्ण हुई है या अपूर्ण है, इस बात का भी हमें ज्ञान मिले, हमें बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जैसे हम 8वीं कक्षा में पढ़ते थे, ये हो गया भूतकाल। हम 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं, ये हो गया वर्तमान काल। हम 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे, ये हो गया भविष्य काल। काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। ओके, जो समय चल रहा है वर्तमान, जो समय बीत चुका है भूतकाल, और जो समय आने वाला है वो है भविष्य काल। वर्तमान काल की हम परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल किसे कहते हैं? जिससे हमें बोध हो कि जो एक क्रिया है, ओके, वो कब चल रही है? अभी वर्तमान में चल रही है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। पुजारी पूजा कर रहा है, पुजारी क्या कर रहा है? अभी पूजा कर रहा है, मतलब अभी कर रहा है वो, इसलिए उसे वर्तमान काल कहेंगे। वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य आते हैं। वहां पे कौन से पद हम उपयोग में लाते हैं? ये पद जो है उसके वाक्य के अंत में आते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल के जो भेद है वो है सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। ओके, देन बच्चों में फिर से एक बार बताता हूँ, ये हम जो पिछले कक्षा में पाठ में पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कर रहे हैं, उसे जल्दी देख रहे हैं और आगे के बिंदुओं पे हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए, सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। सामान्य वर्तमान काल क्या है? जब क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए, ओके, उसे सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। दूसरों शब्दों में हम देखें इसे तो जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है वह सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। जो सामान्य रूप से कब होती है? वर्तमान में होती है, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं। वाक्य के अंत में कौन से पद आते हैं? ता है, ती है और ते हैं। यह पद का उपयोग वहां पे वाक्य के अंत में किया जाता है। अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ, वो चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जिससे हमें बोध हो कि ये जो कार्य जो नहीं हुआ है तो उसे क्या कहते हैं? वर्षा हो रही है, अभी वो हो रही है, होके गई नहीं है। मतलब अनुराग लिख रहा है, वो अभी लिख रहा है, उसका लिखने का कार्य जो है, वो क्रिया जो है वो अभी समाप्त नहीं हुई है।
तो जो क्रिया अभी चल रही है पर वो पूर्ण नहीं हुई है, उसे हम क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। वो कौन से पद उपयोग में लाए जाते हैं? रहा है, रही है और रहे हैं। ये 3 पद जो हैं वहां पे हम उपयोग में लाते हैं। पूर्ण वर्तमान काल, इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। मतलब इससे हमें पता चलता है कि वर्तमान काल में ये कार्य पूर्ण हो चुका है। वह आया है, सीता ने पुस्तक पढ़ी है, मतलब अभी पढ़ी है, वर्तमान में पढ़ी है, इसलिए हम उसे वर्तमान काल कहेंगे, और वो कार्य पूर्ण हो चुका है, इसलिए हम उसे पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। पूर्ण वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में आ, ई, ए प्लस है, हूं आदि आते हैं। इन पदों का हम वहां पे उपयोग करते हैं, उन वाक्यों के अंत में उपयोग करते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है, जहां पे हमें शंका हो, वो उसे हम क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल। जिस क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमान काल में संदेह न हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। मतलब क्रिया जो है वर्तमान काल में है, लेकिन उसमें हमें शंका है कि ये हो रही है, नहीं हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे राम अखबार पढ़ता होगा, ठीक है, वर्तमान के काल की बात करें, परंतु वो पढ़ता है या नहीं है हमें संदेह है, परंतु ये सब वर्तमान में हो रहा है। संदिग्ध वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य संभाव्य वर्तमान काल, इससे वर्तमान काल में काम वर्तमान काल कहते हैं। संभावना होती है कि वर्तमान में ये काम पूर्ण हो जाएगा। ओके, संभाव्य वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हो, रही हो, रहे हो आदि आते हैं। यहाँ पे कौन से हम पद उपयोग में लाते हैं? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हो, रही हो, रहे हो आदि पद हम उपयोग में लाते हैं वाक्य के अंत में। और यहाँ पे हमें संभावना होती है कि ये कार्य वर्तमान में ही पूर्ण होगा, इसलिए इसे हम संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। जो क्रिया हो चुकी है, इसका बोध अगर हमें हो रहा है, जो कार्य या क्रिया जो एक्शन से मिले, तो हम इसे क्या कहेंगे? भूतकाल कहेंगे। सरल शब्दों में जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो, मतलब कार्य संपन्न हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, उसका बोध हो, तो हम उसे भूतकाल कहते हैं। ओके, इसके कुल जो भेद हैं वो देखते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। और भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में था, थे, थी आ जाते हैं, और भी बाकी के आते हैं। सामान्य भूतकाल जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्य रूप से किस समय में? भूतकाल में होने का, जिससे हमें ज्ञान मिले, बोध हो, उसे हम भूतकाल। वाक्य के अंत में आ, ई, ए आदि पद हम जोड़ते हैं या जोड़े जाते हैं। आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है। अभी जो क्रिया पूर्ण हुई है, उस क्रियाओं के लिए, उस वाक्य के लिए हम क्या उपयोग में लाएंगे? आसन भूतकाल कहेंगे। वाक्य को क्या कहेंगे हम?
आसन्न भूतकाल, मैंने आम खाया है, अभी अभी खाया है, इसलिए हम उससे कहेंगे ये स्टूडेंट्स 2 मिनट्स, हाँ वेट करो, थोड़ा टेक्निकल इशू है। काल, उसने शाम को मारा था, मतलब ये क्रिया पूर्ण हो चुकी है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, पूर्ण भूतकाल कहेंगे। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ था, थी, थे, चुका था, चुकी थे, चुके थे आदि लगता है, ये पदों का हम उपयोग करते हैं। यहाँ तक हमने पिछले पार्ट में समझा था, इन बिंदुओं पे हमने चर्चा की थी। आज जो हम शुरुआत करेंगे वो है अपूर्ण भूतकाल पे। अब यहाँ से हम विस्तार में थोड़ी चर्चा करेंगे। अपूर्ण भूतकाल, जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, अभी चल रहा था, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। अपूर्ण भूत किसे कहते हैं? जो भूतकाल में शुरुआत तो हो चुकी थी, लेकिन भूतकाल में वो कार्य संपन्न नहीं हुआ था, पूर्ण नहीं हो सका था, उसे हम कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। ओके, इसके कुछ उदाहरण हम पहले देख लेते हैं। सुरेश गीत गा रहा था, रीता सो रही थी, राम अखबार पढ़ रहा था। समझिए, आप सुबह घर से निकले हैं और आप मुझे मिले, मैंने आपसे प्रश्न किया, राम क्या कर रहा था? राम क्या कर रहा है? तो आप क्या उत्तर दोगे? राम अखबार पढ़ रहा था। मतलब आपके बारे में बता रहे, भूतकाल के बारे में जो बीत चुका है। उस समय राम क्या कर रहा था? अखबार पढ़ रहा था। परंतु ये जो क्रिया है, पढ़ने की जो क्रिया है, अखबार पढ़ने की क्रिया उस समय में पूर्ण हुई थी, नहीं हुई थी, इसीलिए हम इसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। मतलब क्रिया शुरुआत तो भूतकाल में हुई है, परंतु तो इसीलिए हम इसे कहेंगे अपूर्ण भूतकाल। रीता सो रही थी, किसी से पूछा कि रीता क्या कर रही थी, तो हमें जवाब मिला रीता सो रही थी। मतलब उसे अभी ये नहीं पता कि अभी रीता जागी है या सोई है, परंतु जिस समय उसने देखा था तब रीता क्या कर रही थी? सो रही थी। मतलब ये भूतकाल की घटना वो बता रहा है, भूतकाल की क्रिया वो बता रहा है, परंतु ये जो क्रिया है वो पूर्ण हुई है क्या? वो जाग गई है क्या? नहीं जागी है अभी तक, हमें नहीं पता है वो जागी है या नहीं। परंतु जब वो भूतकाल में क्या था, वो सो रही थी, इसीलिए हम इसे कहेंगे अपूर्ण भूतकाल। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं से कार्य के अतीत में आरंभ होकर अभी पूरा न होने का पता चल रहा है। अतीत में ये क्रियाएं क्या है? शुरुआत हो चुकी है, इनकी आरंभ हो चुका है, परंतु ये क्रियाएं अभी तक पूर्ण हुई है, नहीं हुई है, ये हमें बोध नहीं हो पा रहा है। अतः ये अपूर्ण भूतकाल की क्रिया है। तो ये क्या है? ये क्रियाएं सॉरी बच्चों, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, नेटवर्किंग का प्रॉब्लम सकते हैं कि जो, परंतु उसके पूर्ण होने का हमें बोध नहीं है, आरंभ होने का बोध हमें यहाँ पे हो रहा है। तो इन वाक्यों को हम क्या कहेंगे? ये अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण है। अपूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि लग रही थी, इन पदों का वहां से हमें उपयोग करना पड़ता है या उपयोग होता है। संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध का मतलब होता है जहां पे हमें डाउट हो, शंका हो,
ओके, तो इसकी हम परिभाषा एक बार देख लेते हैं। भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। क्या होता है यहाँ पे जो क्रिया है उस पे हमें शंका होती है, संदेह होता है। ओके, तो जहाँ पे संदेह होगा, भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो, मतलब भूतकाल में हुई है नहीं हुई है, तो हम क्या कहेंगे, उसे संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ, पूरा हुआ या नहीं हुआ, इसमें हमें शंका रहती है, संदेह बना रहता है। इसके कुछ उदाहरण हैं। तू गया होगा, बस छूट गई होगी, दुकानें बंद हो चुकी होगी, राम ने अखबार पढ़ा होगा। ओके, कभी समझिए आपके माताजी आपको कहते हैं कि जाइए दुकान से कुछ सामान लेके आ जाइए, तो आप क्या कहते हैं कि समय अगर अधिक हो चुका है, रात के 9-10 बज रहे, तो आप कभी कभी कहते हैं कि दुकानें बंद हो चुकी होगी। मतलब आपको ये बात ज्ञात नहीं है कि सच में दुकानें बंद है या नहीं है, पर आप वहां पे एक शंका है आपके मन में कि शायद दुकानें बंद हो चुकी होगी। वहां पे क्या है, आपको संदेह है, तो इसलिए आप क्या कहते हैं, दुकानें बंद हो चुकी होगी। यहाँ पे आपका संदेह प्रकट हो रहा है, इसलिए ये किसका उदाहरण होगा, संदिग्ध भूतकाल का ये उदाहरण माना जाएगा। बस छूट गई होगी, अगर कोई कहता है कि मुझे आने में देर हो गई, हम प्रश्न करेंगे क्यों हुई, या हम कहेंगे कि बस शायद तुम्हारी बस छूट गई होगी इसलिए तुम्हें विलंब हुआ है, तुम्हें देर हुई है आने में। तो यहाँ पे हमें नहीं पता कि उसे देर क्यों हुई है, परंतु हमें संदेह है कि शायद इसकी बस छूट गई होगी या इसे बस समय पे नहीं पकड़ पाया होगा। तो यहाँ पे हमारे मन में क्या है, संदेह है। हमें ये ज्ञात नहीं है कि ये सत्य है या असत्य है, परंतु हमें संदेह है, इसीलिए, और ये होगी, हम क्या कर रहे हैं, भूत की बात कर रहे हैं, भूतकाल की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे संदिग्ध भूतकाल इन वाक्यों को कहा जाएगा। इन वाक्यों की क्रियाएं से भूतकाल में काम पूरा होने में संदेह का पता चलता है। ये जो क्रियाएं हैं इससे हमें क्या पता चलता है, ये भूतकाल में पूरी हुई, परंतु यहाँ पे हमें संदेह भी साथ में नजर आ रहा है। अतः ये संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। कौन से भूतकाल की क्रियाएं, ये संदिग्ध भूतकाल की ये क्रियाएं हैं। और संदिग्ध भूतकाल में क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे आदि लगता है। यहाँ पे हम कौन से पद उपयोग में लाते हैं, होगा, होगी, होंगे, ये पदों का हम यहाँ पे उपयोग करते हैं, इन वाक्यों के अंत में जोड़ दिए जाते हैं। कब, संदिग्ध भूतकाल में। सिर्फ इसमें आप इतना ध्यान रखिए कि जिस कार्य के होने में आपको संदेह हो, भूतकाल के जिस कार्य के होने में आपको संदेह हो, उसे हम क्या कहेंगे, संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। अगला देखते हैं, हेतु हेतु मद भूतकाल। ये थोड़ा सा नाम अटपटा लग रहा है, हेतु हेतु मद भूतकाल। यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है, तो वह हेतु हेतुमत भूतकाल क्रिया कहलाती है। वो कौन सी क्रिया कहलाती है, हेतु हेतुमत। कौन से, जब पहले कार्य पे दूसरा कार्य निर्भर करे, पहले कार्य पे दूसरा कार्य निर्भर करे। अगर पहला कार्य होगा तो ही दूसरा कार्य होगा। ऐसे जब सिचुएशंस आती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। हेतु का अर्थ है कारण। जहां भूतकाल में किसी कार्य के न हो सकने का वर्णन कारण के साथ दो वाक्य में दिया गया हो, वहां हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण न हो सका। ओके, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो क्रिया है वो भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण वो न हो सकी है, उससे हम क्या कहते हैं, हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जिसके उदाहरण हम देखते हैं, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। पास कब होंगे, जब हम परिश्रम करेंगे। तो यहाँ पे यदि तुमने परिश्रम किया होता, अगर परिश्रम किया होता तो ही पास होने वाले हैं,
मतलब जो दूसरी क्रिया है, पास होने की जो क्रिया है, वो किस पे निर्भर कर रही है? परिश्रम करने वाली क्रिया पे निर्भर कर रही है। मतलब दूसरी जो क्रिया है वो प्रथम क्रिया पे निर्भर हो रही है, इसलिए हम इसे कहेंगे हेतु हेतुमद भूतकाल का यह एक उदाहरण माना जाएगा, यह उदाहरण है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। फसल कब अच्छी होती थी? अगर यदि वर्षा हुई होती, बारिश हुई होती तो ही फसल अच्छी आती। मतलब बारिश नहीं हुई इसलिए फसल भी अच्छी नहीं आई। इससे हमें यह अर्थ यहाँ पे मिल रहा है। तो जो फसल अच्छी आने की जो क्रिया है वो किस पे निर्भर हो गई है? वर्षा होने पे निर्भर है। मतलब दूसरी क्रिया पहली क्रिया पे निर्भर है। तो दूसरी क्रिया पूर्ण नहीं हुई। क्यों पूर्ण नहीं हुई? क्योंकि पहली क्रिया पूर्ण नहीं हो पाई है। इसलिए ये भी हेतु हेतुमद भूतकाल का उदाहरण है। मतलब यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं उदाहरणों द्वारा कि पहली घटना पे दूसरी घटना निर्भर करती है। जब तक पहली घटना पूर्ण नहीं होगी तब तक दूसरी घटना भी पूर्ण नहीं हो पाती है। इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। यदि मैंने याद किया होता तो मैं अवश्य उत्तीर्ण होता। अगर मैंने याद किया होता तो मैं अवश्य उत्तीर्ण होता। मतलब मैंने याद नहीं किया तो मैं उत्तीर्ण भी नहीं हो पाया। मतलब दूसरी घटना पहले घटना पे निर्भर कर रही है, दूसरी क्रिया पहले क्रिया पे निर्भर कर रही है। यदि तुम कल आते तो मैं अवश्य चलता। कभी हम कहते हैं ना, कोई हमारा मित्र हमें हमसे कहता है कि चलिए आज हमें यहाँ जाना है, तो हम कहते हैं यदि तुम कल आते तो मैं अवश्य चलता, क्योंकि आज मुझे कुछ कार्य है, मुझे घर पे कुछ काम है, तो हम उसे टालते हैं। तो उस समय हम क्या कहते हैं? यदि तुम कल आते तो मैं अवश्य चलता। कब? लेकिन कल आए होते तो। लेकिन तुम आज आए हो तो मैं नहीं चल सकता हूँ। मतलब जो हमारी क्रिया है, चलने की क्रिया है मित्र के साथ, वो किस पे निर्भर है? अगर वो कल आया होता तो उस बात पे हम वो क्रिया निर्भर कर रही थी। इन वाक्यों की क्रिया एक दूसरे पर निर्भर है। ये जो दोनों वाक्य हैं वो क्रियाएं जो है एक दूसरे पर निर्भर है। पहली क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं होती है। पहली क्रिया जब पूर्ण नहीं हो पाती है तो दूसरी क्रिया भी पूर्ण नहीं हो पाती। अतः ये हेतु हेतुमद भूतकाल की क्रियाएं हैं। कौन सी क्रियाएं हैं ये हेतु हेतुमद भूतकाल की क्रियाएं हैं। और यहाँ पे एक ध्यान दीजिए, नीचे काले मोटे अक्षरों में एक लिखा है शर्त वाला वाक्य। जहाँ पे शर्त होती है, मतलब पहली शर्त पे दूसरी बात निर्भर करती है। शर्त क्या है? जहाँ पे उदाहरण देखिए, परिश्रम किया होता ये शर्त है तो ही पास हो गए। दूसरे वाक्य में वर्षा होगी ये शर्त है तो ही फसल अच्छी आएगी। जहाँ पे शर्त वाले वाक्य आते हैं और भूतकाल की बात होती है तो वहां पे हम क्या कहेंगे? ये हेतु हेतुमद भूतकाल की क्रियाएं हैं। तो सिर्फ आपको इतना ध्यान रख लेना है कि ये वाक्य कैसे होंगे? यह शर्त वाले वाक्य होने चाहिए। अगला हम देखते हैं भविष्यत काल। अभी देखिए हमने वर्तमान समाप्त कर दिया है, भूत समाप्त कर दिया है। अब भविष्य, जो जिसे हम फ्यूचर कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं आप इंग्लिश में, वो है हिंदी में भविष्यत काल। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। जो क्रियाएं भविष्य